हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री विद तेज सर पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में आज एक बहुत ही बेहतरीन सी चीज, आसान सी मस्त सी चीज सीखने वाले हैं, जिसका नाम है एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बच्चों, आप कहोगे कि सर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने पहले सीख लिया, लेकिन नहीं, उसमें आपको लंबा सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होता था और दूसरा तत्व का परमाणु क्रमांक याद रखना जरूरी होता था। आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी आपको परमाणु क्रमांक नहीं ध्यान, वो आपको सीरीज इलेक्ट्रॉन भरने वाली 1s 2s वो वाली नहीं याद, फिर भी आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सीख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, पूरी वीडियो देखेगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं। चलिए, एक बार जो आवर्त सारणी आपके सामने बनी हुई है उसको आपने रिकॉल कर लेना है और इसके बाद एक चीज मैं छोटी सी सिखा देता हूं, फिर आपको शुरू करता हूं एस ब्लॉक तत्व। इसके कुछ सामान्य गुण भी हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला वर्ग जो है, एक चीज और ध्यान रख लो कि इसको फर्स्ट ए वर्ग भी कहते हैं और जो दूसरा है उसको सेकंड ए वर्ग कहते हैं, और जो 13वां वर्ग है उसको हम थर्ड ए कहते हैं, 14वें को फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए और एट्थ नहीं, इसको जीरो वर्ग कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए कि इसको फर्स्ट ए, सेकंड ए और फिर थर्ड ए, थर्ड ग्रुप नहीं है, कौन सा है? 13वां। 13वें से आप थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, ठीक है, और जीरो वर्ग हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके पास अब ये वाले जो वर्ग हैं, इनको यहां पे देखना, 11वें को कहते हैं फर्स्ट बी और 12वें को कहते हैं सेकंड बी। ठीक है, और जो फर्स्ट तीसरा है उसको हम कहते हैं थर्ड बी और फिर फोर्थ बी, फिफ्थ को जो है हम कहते हैं फिफ्थ बी, सिक्स्थ को हम कहते हैं सिक्स्थ बी, सेवंथ को हम कहते हैं सेवंथ बी। और ध्यान रखना, 8th 9th और 10th वर्ग को सिर्फ 8th वर्ग कहते हैं। कई लोग इसको 8th ए, 8th बी और 8th सी भी कह देते हैं। ये चीजें थोड़ी सी हमें पता होनी जरूरी है, इसलिए मैं आपको एक बार समझा रहा हूं कि पहले वर्ग को फर्स्ट ए, दूसरे को सेकंड ए, 13वें को थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, जीरो। ठीक है, और फिर ये जो बी वाला कंसेप्ट है ना, ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के बीच में डी वाले जो तत्व है उनके अंदर बी अपने वर्ड यूज करते हैं। तो जो आपका 11वां वर्ग है उसको आप कहते हैं फर्स्ट बी और 12वें को कहते हैं सेकंड बी, तीसरे वर्ग को कहते हैं थर्ड बी, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8वें 9वें 10वें वर्ग को 8th ग्रुप कहते हैं, और ये 8th ए, 8th बी और 8th सी होता है। क्लियर? इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखना, कई बार इस आधार पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ जाता है, तो करके मैंने आपको ये सिखा दिया। चलिए, अब हम क्या करते हैं कि एस ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखते हैं। पहले एस ब्लॉक वर्ग होते क्या हैं उनकी बात कर लेते हैं। आपको पहला और दूसरा वर्ग जो है वो एस ब्लॉक तत्व है। पहला और दूसरा वर्ग क्या है? एस ब्लॉक तत्व है, इसलिए इनको मैं रख लेता हूं और बाकी सबको कर देता हूं साफ। ठीक है, आप इन चीजों को आपके पास लिखी हुई होनी चाहिए। आपने लास्ट क्लास में मैंने आप सबको कहा था ना कि आपने क्या करना है कि आपने एक खाली आवर्त सारणी लेनी है और उसके अंदर आपने ये सारी जो चीजें मैंने लिख रखी है वो सारी फिल करनी है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने ये 8th वर्ग जो है, जो 18वां वर्ग है, ये मैंने साफ नहीं किया क्योंकि इसका मैं अभी यूज करने वाला हूं। ठीक है, और यूज करने वाला हूं, बहुत ही शानदार यूज होने वाला है। ठीक है, आपको याद क्या होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए? देखो, आपके पास पहला और दूसरा वर्ग जो है वो एस ब्लॉक तत्व है। अब मैं शुरू कर रहा हूं एस ब्लॉक तत्व। सबसे पहली बात कि भाई एस ब्लॉक तत्व होते कौन से हैं? कि वो तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में भरा जाता है, एस उपकोष में भरा जाता है या एस कक्षक में भरा जाता है, तो उन्हें हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। एक बात याद होगी। अब दूसरी बात देखो कि एस ब्लॉक के अंदर, एस उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं?
s के अंदर तो जो इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं वो 2 ही भरे जा सकते हैं, क्योंकि s के अंदर एक ही कक्षक होता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए जो s ब्लॉक के तत्वों के अंदर 2 वर्ग हैं। कौन कौन से वर्ग हैं? एक वर्ग फर्स्ट और एक वर्ग सेकंड। ठीक है, तो आपके पास इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन s उपकोष में भरा जाता है उनको हम s ब्लॉक तत्व कहते हैं। आप गौर करो एक चीज, मैंने ये s ब्लॉक की परिभाषा बताई है, क्या आपको p ब्लॉक की परिभाषा आगे कि p ब्लॉक तत्व किन्हें कहा जाएगा? वे तत्व जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन p उपकोष में भरा जाता है। अब मैं कहूं d ब्लॉक तत्व किन्हें कहा जाता है, तो आप बोल लेंगे? चलो आप बोल के बताएं, कमेंट में लिख लें। चलो f ब्लॉक तत्व किनको कहेंगे? जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन f उपकोष में भरा जाता है। तो एक चीज तो आपको याद होगी। अब 2 जो वर्ग है वो वर्ग फर्स्ट और वर्ग सेकंड है। देखें, आपको क्या करना है कि ये तत्व कितने हैं ये भी याद कर लें कि ये तत्व है। आप देखो ऐसे 2 वर्ग हैं, ये पहला और ये दूसरा वर्ग। 7 तत्व ये रे, 6 तत्व ये रे, तो कितने तत्व होने चाहिए? कुल जो s ब्लॉक के कुल तत्व जो हैं वो हैं 13 तत्व। कितने हैं? 13। 7 ये और 6 ये, 13। लेकिन एक विशेष बात कि जब हम इस हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं ना, तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे तो 1s2 आता है। इसका मतलब इसका भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में ही भरा जाता है, इसलिए हीलियम को भी हम यहीं रख लेते हैं और इसको भी हम s ब्लॉक में मान लेते हैं। तो इसलिए जो कुल तत्व है वो 13 प्लस 1 कहेंगे। 13 प्लस 1 में 13 तो जो यहां वाले हैं वो, और 1 जो है वो इधर से 18वें वर्ग से उठा करके हम इधर लाए हैं। किस लिए? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर हीलियम जो है वो s ब्लॉक तत्व है, लेकिन गुणों के आधार पर जो है वो अग्रिय गैसों जैसा है, 18वें वर्ग जैसा है। चलिए, तो अगर आपसे पूछा जाए कि कुल तत्व कितने हैं तो 13। अगर ऑप्शन में 13 प्लस 1 भी दे रखा है तो भी आपने क्लिक कर देना है, 14 दे रखा है तो भी आपने क्लिक कर देना है। आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कई बार हिंट भी दे देगा कि वो आपको कह देगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर s ब्लॉक तत्व कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तो 14 ही हैं। ठीक है, गुणों के आधार पर कितने हैं तो 13 हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात, जो कुल तत्वों की बात कर सकते हैं। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये सारे के सारे क्या है? ये दोनों जो है 2 है हमारे पास अधातु। 2 क्या है? अधातु। और ये जो सारे हैं वो है हमारे पास धातु। तो धातु कितने हो गए? 12। अधातु कितने हो गए? 14। और लेकिन इन दोनों की बात आप गौर से समझ लेना कि जो फ्रेंशियम और रेडियम जो है, ये फ्रेंशियम और रेडियम ये रेडियो एक्टिव तत्व हैं। कैसे हैं? रेडियो एक्टिव तत्व है। अभी हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं कि अब ये 14 तत्व हो गए हैं हमारे s ब्लॉक के। उसमें से हाइड्रोजन और हीलियम तो अधातु है, उनमें धातु नहीं है, और जो बाकी बचे हुए 12 हैं वो धातु हैं। लेकिन इन 12 में से भी ये फ्रेंशियम और रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव तत्व हैं। इसका मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व का? कि ये अपने में से बड़े बड़े विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं, विकिरण उत्सर्जित करते रहते हैं, अपने आप विघटित होते रहते हैं। इनको हम रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। ये फ्रेंशियम और रेडियम है। ठीक है, तो अगर आपसे यूं पूछ लिया जाए कि s ब्लॉक तत्वों के अंदर जो धातु, अधातु और रेडियो एक्टिव तत्वों का वर्गीकरण बताओ, तो 2 + 12 + 2। ठीक है, हालांकि 16 बन रहे हैं, लेकिन जो रेडियो एक्टिव है वो धातु भी है और रेडियो एक्टिव भी है, तो इसलिए ये 2 जगह काउंट हो गए। ठीक है, 16 बन रहे हैं ना ये। चलिए, तो इस तरीके से ये बात भी हो गई। अब आप एक देखें कि एक वर्ड में लिख रहा हूं जो इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको काम में आने वाला है, स्टार डाल करके लिख रहा हूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बहुत बार 11वीं में प्रश्न पूछा जाएगा, कंपटीशन में पूछा जाएगा कि भाई s ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, p का क्या है, d का क्या है, f का क्या है। ठीक है, तो जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, पहले तो ये जान ले कि होता क्या है। ये बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों का विन्यास होता है कि सबसे बाहर वाले कोश में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे गए हैं उसका विन्यास होता है ये। ठीक है, और ये कैसे लिखा जाएगा?
आपको पता है कि भाई s ब्लॉक तत्वों का लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है? s उपकोष में। अब s में कितने भरे जा सकते हैं? 2। s में या तो 1 भरा होगा या 2 भरे होंगे, तो इसका मतलब है s में 1 से 2 जो इलेक्ट्रॉन भरे होंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया s1 to 2, मतलब s 1 से 2, 1 से 2 मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन भरा होगा या 2 भरे होंगे। अच्छा, ये s क्या है? s तो है उपकोष, ये किसी ना किसी कोष में उपस्थित होगा, और कोष मुझे पता नहीं तो मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? n। मैंने इसके आगे क्या लगा दिया? n। ठीक है, तो n क्या है? कोष संख्या है। n बराबर है कोष संख्या। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाह्यतम कोष का, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि s ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, तो आप कहने वाले हैं ns1 to 2, ns 1 से 2। ठीक है, क्योंकि s में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं और s उपकोष है, ये किसी न किसी कोष में उपस्थित है, तो मैंने लिख दिया n बराबर क्या है? कोष संख्या है। अब क्या करना है हमें? पहले एक वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, फिर दूसरे वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि एक सिंपल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का तरीका सीख लें। पहले क्या तरीका है कि जैसे कि मुझे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है? सोडियम का। ये रहा सोडियम और इसका परमाणु क्रमांक है 11। अभी पिछली क्लास में आपने देखा था कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एपिसोड देखा था तो आपने देखा था कि 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1 ऐसे लिखा जाता था। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसको शॉर्ट करना है, छोटा करना है। कैसे करोगे छोटा? कि इनमें से जहां तक कोई अक्रिय गैस आती है तो उतने तक को काट करके यहां पर अक्रिय गैस लिख दो। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इलेक्ट्रॉन गिनो 2, 2, 4 और 6, 10। अब यहां से यहां तक 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 परमाणु क्रमांक वाली अक्रिय गैस कौन सी है? पहले वाले का 2। देखो, जब मैंने आवर्त सारणी बनाई थी ना, तो इनके परमाणु क्रमांक मैंने यहां पे पैरों में लिखे थे, बाकी किसी के नहीं लिखे। क्यों? क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली थी। ठीक है, आप देखो इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इसका 10 है, तो 10 वाली अक्रिय गैस कौन सी है? नियोन। तो आप यहां पर क्या करो, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे लिख सकते हो कि आप लिख दो सोडियम 11 और यहां पर 3s1 तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया और अंदर वाला यहां पर क्या हो जाएगा? नियोन आ जाएगा। नियोन और क्या लिखा जाएगा? 10। ये लो, ये इसका सामान्य मतलब कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। देखो 10 और 1 11, ये भी 2, 2, 4, 6, 10 और 1 11। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे भी लिखा जा सकता है। दोनों इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन हमने जो अब लिखना सीखना है वो ये वाला लिखना सीखना है। ठीक है, ये क्या होगा? ये तो बाहर वाला अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और ये अक्रिय गैस होगी। इसका मतलब आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे ना तो 2 चीजें मिलाकर के लिखोगे, एक तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और एक अक्रिय गैस। ठीक है, ये 2 चीजें अगर मैं लिखना सिखा दूं आपको तो आप इन सब का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख पाएंगे। क्लियर? तो अब शुरू कर रहा हूं मैं कि पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा रहा हूं, पहले वर्ग का, इसलिए दूसरा वर्ग मैं साफ कर देता हूं। ये लो, आप जो ये चीजें हैं वो सारी की सारी स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट। चलो बच्चों, बड़ी ही शानदार चीज सीखने वाले हो। एक सिखाऊंगा उसके बाद सारी की सारी आप अपने आप बनाया करेंगे, तो इसलिए इस चीज को सीखना बहुत ही जरूरी है। अब मैं बात कर रहा हूं कि भाई आपने 2 चीजें करनी है, एक तो बाह्यतम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, एक अक्रिय गैस लिखनी है। तो फर्स्ट ग्रुप, पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाएगा? पहले वर्ग के बाह्यतम कोष में आपको सबसे पहले बात समझनी है कि पहले वर्ग के बाह्यतम कोष में, बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है। और दूसरे वर्ग में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले वर्ग के बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरे के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन कैसे भरा जाएगा? अगर मैं इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक वर्ग का लिखूं, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास,
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको पता है बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक किसमें भरा जाएगा, एस में, और एस में कितना आ गया एक, एस को क्या है उपकोश है, ये किसी ना किसी कोश में होगा तो कोश नंबर मैंने लगा दिया एन। तो जो पहले वर्ग है, अगर आपसे पूछा जाए एस ब्लॉक तत्वों का सामान्य बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आप लिखोगे NS122। लेकिन अगर आपको कहे पहले वर्ग का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, तो आप लिखेंगे NS1। ठीक है, अब आपको पता है कि यार N क्या है, N है हमारे पास बाह्यतम कोश, और ये कैसे पता चलेगा कि N का मान क्या होगा, तो N का मान होता है आवर्त संख्या के बराबर। ध्यान रखना को कोई तत्व जिस आवर्त में उपस्थित है उसके बाहर उतने ही कोश होते हैं, उसके बाहर उतने ही कोश होते हैं। जैसे आप देखें हाइड्रोजन पहले आवर्त में उपस्थित है तो इसके बाहर एक कोश, लिथियम दूसरे में है तो इसके बाहर दो कोश बढ़ेंगे, सोडियम तीसरे में तो इसके बाहर तीन कोश बढ़ेंगे, फ्रेंसियम सात में है तो इसके बाहर सात कोश होंगे। ठीक है, तो एन का मान जो है हम ये आवर्त देख करके बता लेंगे। तो लो आप पहले क्या करो कि इसका बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो सबका। क्या बढ़ेगा कि जैसे आपको पता है कि पहला S के अंदर आएगा S1, लेकिन यहां पर N का मान लिखना पड़ेगा। N कैसे पता लगेगा, आवर्त के आधार पर, तो ये आ जाएगा 1S1। इसके लिए भी S1, लेकिन आगे N भी आएगा। N का मान कैसे पता चलेगा, आवर्त के आधार पर, आवर्त का मान 2 है तो 2S1। ये लो ये हो जाएगा 3S1, 4S1, 5S1, 6S1 और 7S1। ये लो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने बहुत ही इजीली लिख लिया कि सब में S1 S1 S1, और क्या होगा कि आपके पास N का मान जो है हम आवर्त के आधार पर पता लगा लेंगे। ये 1 आवर्त नंबर 1 है तो ये 1S1, ये 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 7S1। ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। अब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, सिर्फ बाह्यतम कोश का है। तो मैंने आपको कहा था कि एक अक्रिय गैस भी लिखनी पड़ेगी। अब अक्रिय गैस आप कैसे लिखेंगे, अक्रिय गैस आप लिखोगे कि ये जिस आवर्त वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं ना, इससे पहले वाले आवर्त की अक्रिय गैस लिखनी है। अगर ये हाइड्रोजन पहले आवर्त में है तो इससे ऊपर वाले आवर्त की अक्रिय गैस, उससे ऊपर आवर्त कौन सा होगा, जीरो आवर्त में कोई अक्रिय गैस है ही नहीं। ठीक है, ये तो आवर्त नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7 ऐसे है, तो जीरो में तो कोई आवर्त है ही नहीं, तो इसलिए यहां पर कोई अक्रिय गैस नहीं आएगी। लिथियम के अंदर देखें तो लिथियम कौन से आवर्त में है, दूसरे में, तो पहले की आवर्त अक्रिय गैस लिखी जाएगी। पहले आवर्त में अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम। ये लो हीलियम 2 नंबर है। ठीक है, अब सोडियम के अंदर अक्रिय गैस लिखनी है तो सोडियम कौन से आवर्त में है, तीसरे में, तो अक्रिय गैस कौन से की आएगी, दूसरे की, और दूसरे की अक्रिय गैस कौन सी है, नियोन। तो यहां पर लिख लो आप नियोन 10। ठीक है, चलो अब पोटेशियम के अंदर अक्रिय गैस लिखनी है, पोटेशियम कौन से आवर्त में है, चौथे में, तो आपको तीसरे की अक्रिय गैस लिखनी है। तीसरे में अक्रिय गैस कौन सी है, आवर्त आर्गन। ये लो आर्गन 18। ये बातें समझ में आनी चाहिए आपको। अब रुबिडियम कौन से में है, 5वें में, तो आपको अक्रिय गैस कौन सी लिखनी है, चौथे की। चौथे में कौन है, क्रिप्टॉन 36। तो ये लो आप लिख दी क्रिप्टॉन 36, क्रिप्टॉन 36। चलो सीजियम की अक्रिय गैस लिखनी है, सीजियम कौन से आवर्त में, छठे में, अक्रिय गैस कौन से की आएगी, 5वें की। 5वें में कौन है, जिनॉन 54। तो आप ये लिख दो जिनॉन 54। ये लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा जिनॉन 54। फिर फ्रेंशियम की लिखनी है तो फ्रेंशियम 7वें में है, छठे की अक्रिय गैस आएगी, छठे में है रेडॉन 86, तो ये आ जाएगा Rn86। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका एस ब्लॉक तत्वों का कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो चुका है। ठीक है, तो ये बात हुई कंप्लीट। आप देखो कितना आसान है, आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए कि भाई बाह्य तत्व पहले वर्ग का लिखना है तो पहले वर्ग के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन। अब वो एक किस में भरा जाएगा, आपको पहले पता है कि सबसे पहले एस में भरा जाता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन एस में भरा जाएगा, S1 हो गया। अब एस तो उपकोश है, वो किसी ना किसी कोश में उपस्थित होगा, तो हमने बना दिया NS1, N कोश नंबर है। कैसे पता लगेगा, आवर्त संख्या के आधार पर, आवर्त के आधार पर 1S1, 2S1, 3S1, 4S1, 5S1, 6S1, 7S1। अब हमने अक्रिय गैस लिखनी थी, तो अक्रिय गैस तो लिखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया। कैसे लिखते हो कि कोई तत्व जिस आवर्त में है उससे ऊपर वाले आवर्त की अक्रिय गैस लिखनी है। जैसे आपके पास सोडियम तीसरे में है तो दूसरे की अक्रिय गैस लिखनी है, और दूसरे की अक्रिय गैस है नियोन, तो हमने ये लिख दिया नियोन।
ठीक है, तो इस तरीके से सबकी फ्री गैस लिख देंगे। अब एक कंपटीशन का क्वेश्चन देखो, जबरदस्त सा बढ़िया सा क्वेश्चन देखे आप कंपटीशन का, क्या पूछा जाएगा। आप अगर इसको गौर से देखो तो आपको यह समझ में आ रहा है कि यार एक वर्ग के जितने तत्व होते हैं, जैसे मान लो ये पहला वर्ग है, तो इस वर्ग के जितने भी तत्व होंगे इनके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। जैसे इसके एक है तो इसके भी एक 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 सबके एक एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो आपसे यूं पूछा जाएगा कि निम्न में से किस युग्म में बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान है। तो आप क्या करेंगे, जो एक वर्ग के तत्व होंगे, जैसे मान लो ऑप्शन में दे दे एक लिथियम दे दे एक फ्रेंशियम दे दे, तो आपको समझ में आना चाहिए यार लिथियम और फ्रेंशियम दोनों पहले वर्ग के हैं, एक ही वर्ग के हैं, एक वर्ग के हैं, तो इनके बाह्यतम कोष में एक समान इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो आंसर आ जाएगा लिथियम और फ्रेंशियम। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकेगा। चलिए अब मैं और बेहतरीन बात बता रहा हूं, आप क्लास छोड़ नहीं सकते। जैसे मान लो आप कई बार ऐसे बोर होने लग जाते हैं, यार अब नहीं, अब बस बहुत थक गए, छोड़ देते हैं। नहीं, आप क्लास छोड़ नहीं सकते। आप देखेंगे कि मैं हर बात बेहतर बताने वाला हूं, और ये बातें ऐसी बताने वाला हूं जिनके बिना आगे की केमिस्ट्री नहीं चलेगी, आपको सीखना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं कि एक जबरदस्त वाली बात बता रहा हूं। क्या देखो, इसको मैं साफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो क्या बात है कि ये जो 18वें वर्ग के तत्व होते हैं ना, इनको हम आदर्श गैसें कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं आइडियल गैस। ठीक है, जैसे कि आदर्श कौन होते हैं, आप अपनी लाइफ में कोई ना कोई आदर्श मानते हैं। जैसे अगर आप मान लो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो आपका आइडियल होगा विराट कोहली या रोहित शर्मा, जो भी, तो आप उनके जैसा बनना चाहेंगे कि यार मैं एक दिन रोहित शर्मा जैसा बनना चाहता हूं, या मैं विराट कोहली जैसा बनना चाहता हूं। या अगर आप एक्टिंग करते हैं तो आप कहोगे कि यार मैं शाहरुख खान जैसा बनना चाहता हूं, मैं रणवीर सिंह जैसा बनना चाहता हूं। ठीक है, तो कोई भी जिस फील्ड का व्यक्ति है वो उसके जैसा बनना चाहता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये तत्व, इन सारे तत्वों के जो आइडियल हैं वो ये वाले हैं। ये सारे तत्व जो पूरी आवर्त सारणी के तत्व इनके जैसा बनना चाहते हैं, इनके जैसा बनना चाहते हैं। तो इनके जैसा बनना चाहते हैं, तो आप देखें कि जो हाइड्रोजन है वो तो एक अलग केस है, हाइड्रोजन को छोड़ दें, आप लिथियम में आओ। हाइड्रोजन वैसे हीलियम जैसा बनना चाहता है, इसको तो अलग से पढ़ेंगे, लेकिन लिथियम जो है वो कैसा बनना चाहता है, हीलियम जैसा बनना चाहता है। सोडियम जो है वो नियोन जैसा बनना चाहता है। पोटेशियम जो है वो आर्गन जैसा बनना चाहता है। रुबिडियम जो है वो क्रिप्टॉन जैसा, केआर जैसा बनना चाहता है, क्योंकि अक्रिय गैस ये, आदर्श गैस ये वाली है। इसका आदर्श कौन सा है, जिनॉन। फ्रेंशियम का आदर्श कौन है, रेडॉन। तो ये सारे इनके जैसा बनना चाहते हैं, लेकिन इनके जैसे बनने में एक प्रॉब्लम आ रही है। क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई, सोडियम अगर नियोन जैसा बनना चाह रहा है तो ये इसके लिए प्रॉब्लम है कि ये है ना, तब तक ये ऐसा नहीं बन सकता। ये अगर निकल जाए ना, फिर ये दोनों एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो अब सोडियम क्या करेगा, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, या ये सारे ही एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे। क्या करेंगे कि लिथियम जो है वो अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो लिथियम कैसा बन जाएगा, लिथियम अगर एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो अब ये हीलियम जैसा हो जाएगा ना, लेकिन अपने में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, +1 आवेश आ जाएगा। ठीक है, +1 आवेश आ जाएगा। तो इसका मतलब है सोडियम भी नियोन जैसा बनना चाहता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पर +1 आवेश आ जाएगा। जो आपके पास पोटेशियम है वो आर्गन जैसा बनना चाहता है, इसके लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो K+ बन जाएगा। ये भी एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो Rb+, CS+। अब आपको समझ में आ गया होगा, हर बार बात बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, कैसा बनने के लिए, आदर्श गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। आदर्श गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो सब पर +1 आवेश आ गया। ठीक है, तो यही क्या होती है, इसकी संयोजकता होती है। तो आप समझ गए क्या कि यार पहले वर्ग के तत्वों की जो संयोजकता होती है वो सारों की +1 होती है। सारों की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1। क्लियर। अब जो किसी के इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने से जो उस पर आवेश आता है ना,
वह उसका ऑक्सीकरण अंक कहलाता है, ऑक्सीकरण अंक कहलाता है। तो इसका ऑक्सीकरण अंक भी प्लस 1 ही हो गया, 1 भी लिख सकते हैं इसको अपने, ठीक है। और इसी को हम इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं, ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। तो ये भी कितनी होगी इसकी, प्लस 1। तो आपको पता लग गया, आपको मन ही मन में खुशी फील होनी चाहिए कि वाह यार, मेरे को जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आ गया। फिर मुझे ये पता लग गया कि रुबिडियम कैसा बनना चाहता है, इसकी नेचर कैसी है, ये क्या बनना चाहता है जिंदगी में। तो ये जिंदगी में क्रिप्टॉन बनना चाहता है, पोटेशियम जिंदगी में क्या बनना चाहता है, आर्गन बनना चाहता है। और कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ये क्या खोते हैं, अपने बाहर वाला एक इलेक्ट्रॉन खोते हैं। एक इलेक्ट्रॉन खोने की वजह से इन पर प्लस 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 आ जाता है, जो कि इसकी संयोजकता होती है, इसका ऑक्सीकरण अंक होता है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखिए इतनी बढ़िया शानदार चीजें आप सीख रहे हैं, कोई भी क्लास छोड़ करके भाग नहीं सकता। चलिए एक चीज और मैं बताने वाला हूं, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, कि जो पहला वर्ग है उसके तत्वों को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षारीय धातुएं कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि निम्न में से क्षारीय धातुएं कौन सी हैं, तो पहले वर्ग वाले तत्व सारे के सारे क्षारीय धातुएं हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड होते हैं, जैसे सोडियम का ऑक्साइड है Na2 होता है, सोडियम का हाइड्रोक्साइड है NaOH होता है, ठीक है। इन दोनों का अगर जलीय विलयन बनाया जाए, जैसे इसका भी जलीय विलयन H2O बनाया जाए, तो ये इस तरीके से बन जाता है 2Na+ और 2OH- बन जाता है, 2OH- बन जाता है। इसका भी अगर जलीय विलयन बनाया जाए तो ये भी टूट जाता है Na+ और OH- के अंदर, ठीक है। और आपको पता है 10वीं में आपने पढ़ा था कि जो जलीय विलयन में OH- देता है उसको हम क्षार कहते हैं, ठीक है। यह अभिक्रिया हम पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप समझ लें कि भाई ये दोनों ही इनके, ये तो क्या हो गए कि पहले वर्ग के क्या हो गए, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो हम उसको क्या कहेंगे, ऑक्साइड। अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड। क्या कहेंगे, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो हमारे पास बात बन गई कि पहले वर्ग के तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जलीय विलयन में OH- देते हैं, इसलिए इन्हें हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। या क्षारीय, आप सीधा भी कह सकते हैं कि इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं, पहले वर्ग के तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। इसी प्रकार से जो दूसरा वर्ग होता है, जैसे दूसरे वर्ग में कौन है, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये दोनों ही क्षारीय प्रकृति के होते हैं, इसलिए इनको भी दूसरे वर्ग के तत्वों को भी, जो दूसरा वर्ग है उसके तत्वों को भी हम क्षारीय धातुएं ही कहते हैं। लेकिन वो मृदा में पाए जाते हैं, इसलिए उनको दूसरे वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं, मृदा धातुएं कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पहला वर्ग हुआ कंप्लीट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, ऑक्सीकरण अंक होगी, संयोजकता, ऑक्सीकरण अवस्था, ये सब आपने लिखना सीख लिया। अब आपको क्या करना है, आपको मुझे एक कमेंट करना है जिसके अंदर आप क्या बताने वाले हो कि दूसरे वर्ग का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना आया क्या। अब दूसरे वर्ग में क्या होगा कि जैसे आपके पास ऊपर हीलियम आ जाएगा, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए या बाप राजी, वो वाला लिखेंगे और फिर उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, ठीक है। तो पहले बाह्यतम कोष का, बाह्यतम कोष क्योंकि दूसरा वर्ग होगा तो बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2, तो वहां पर S1 की जगह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1s2 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2, ठीक है, ये बन जाएगा। और साथ में अंदर अक्रिय गैस जो है, जिस तत्व के लिखने उससे ऊपर वाले आवर्त की अक्रिय गैस लिख लोगे, अक्रिय गैस से भी लिख लोगे। फिर कौन कैसा बनना चाहता है उसके लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो दूसरे वर्ग के सबके ऑक्सीकरण अवस्था, संयोजकता कितनी आएगी, +2 आएगी, ठीक है। और मैंने ये बता ही दिया कि उनको अपने क्षारीय, दूसरे वर्ग के तत्वों को क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं और पहले वर्ग के तत्वों को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप मुझे एक पेज पर या अपने जो मोबाइल है उस पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरीके से लिख करके दूसरे वर्ग का मुझे आप कमेंट करोगे, चाहे आप YouTube पे कर दें, चाहे आप WhatsApp ग्रुप पे कर लें, ग्रुप पे करो आप मैसेज,
ठीक है, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता लगे कि किन किन बच्चों ने ये आंसर दे दिया कि दूसरे वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना किस किस को आ गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। कल की क्लास में हम सीखेंगे पी ब्लॉक तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, वो बहुत ही शानदार होगा, बहुत मजा आने वाला है अगली क्लास में भी आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो पी ब्लॉक के बाद डी ब्लॉक चलेगा, फिर एफ ब्लॉक चलेगा, तो ये चैप्टर आपको पूरा चैप्टर जो आवर्त सारणी वाला है बहुत कुछ सिखाने वाला है आपको। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गुड बाय।